वेलकम टू अड्डा फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में हम संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। तो संगम काल जो दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास का यह एक कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक पसरा हुआ है। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा है। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे और संगम साहित्य से अभिप्राय तमिल कवियों के सम्मेलन से है और इनको पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया है। और सर्वप्रथम जो सबसे पहला संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। इस समय के दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे चोल, चेर, जो आज केरल आधुनिक केरल है, वह पहले चेरों की राजधानी यहाँ पर चेर राज्य था और जो आज तमिलनाडु है वहाँ पर पांड्यों की राजधानी थी। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास समेत जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण इनको दिया गया था और कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पत्थुपाद और दूसरा इत्थुथोकै तथा तीसरा है पादिनेन केलकग्गु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित हैं। और जो पहला संगम हुआ था वो 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, मदुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था अगस्त्य ऋषि ने। और इसमें संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारय, मुदकुरुकु तथा कलारी आविरय। जो दूसरा संगम हुआ था वो 3700 वर्ष पूर्व हुआ था कपाटपुरम में। इसकी भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। और इस समय जो संस्कृत व्याकरण का सबसे महान पुस्तक कहलाता है तोलकाप्पियम, इसकी रचना हुई थी। और जो तीसरा संगम हुआ था वह 1850 वर्ष पूर्व हुआ था मदुरा में और इसकी जो अध्यक्षता थी नक्किरर ने की थी। और इसमें संकलित महत्वपूर्ण तीसरे संगम में संकलित महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो हैं नेदुंथोकै, कुरुंथोकै, नत्रनयी, एनकुरुभुरु, परिपदाल, कुथु, वारी पैरिसय तथा सित्रिसय आदि। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाम्बुक रशु अप्पार ने किया। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला एक महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कड़ग्गी एवं नर्तकी माधवी के प्रेम की कहानी है। मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सत्यनार ने मणिमेखले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है।
इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डिंडनाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्त देवर को दिया जाता है। कहा जाता है तिरुतक्त देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई हैं। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अकम और दूसरा है पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरू नानुन्नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए, जैसे उदयनजिरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजिरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टुवनु 180 ईस्वी में। सेनगुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांडवों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली राजा था। संगम युग में मंत्रियों को अमात्यायन या अमात्यार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी, जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मन्नरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वैनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। और संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग भी देख लेते हैं, जैसे था पुलैयन यह पुलैयन एक दस्तकारों का वर्ग था, जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। दूसरे एनियर
शिकारियों की एक जाति थी तथा मलवर लूटपाट करने वाली यह जाति। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैचास का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी कि जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैक्किणय व अनुचित प्रणय को पेदुनदिड़य कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़र व विडालियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्छलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिसे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़य सीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन थे। कालांतर में उनका नाम सुब्रहाण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उनका अस्त्र बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।